Okay, जी. So I hope I am audible now. Thank you, Manur. सो फिर से शुरू करते हैं. अस्सलाम एवरीवन, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? हैप्पी रेनी डे. पता नहीं बारिश हो भी रही है नहीं हो रही है आप लोगों की तरफ, लेकिन यहाँ हल्की फुल्की हो रही है. रोड्स बंद होने के चांसेस थे, इसलिए वी ऑल आर ऑनलाइन टुडे. ठीक है, आई होप आप लोग अगर घर से निकले भी थे तो यू आर सेफली बैक होम. ठीक है. सो आज की क्लास इम्पोर्टेंट थी रखना, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अनसर्टेनिटीज, कंटिन्यूएशन ऑफ द एरर्स एंड थोड़ा सा क्या कहते हैं टेक्निकल टॉपिक है जो कि मल्टीपल टॉपिक्स में आ सकता है आपके पास. इवन दिस टॉपिक कंटिन्यूज टू ए टू, ऑल ऑफ अ सडन ये P5 के अंदर आ जाता है. ठीक है, सबसे पहले रिकॉल करते हैं लास्ट वीक क्या किया था. लास्ट वीक बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज. उसमें हमने एरर्स वाला पार्ट पढ़ा था. हम लोगों ने एरर्स को डिफाइन किया था. अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं थोड़ा सा समझा दूं कि यू कैन यूज अ चार्ट to ask any question. ठीक है, I am looking at your chats. अच्छा, आप लोग चैट को इस्तेमाल कर सकते हैं. इन केस अगर आपको कुछ पूछना है तो येस यू कैन रेज योर हैंड, बट आई वुड प्रेफर कि आप चैट को ही इस्तेमाल करेंगे. सही है. एंड दिस क्लास इज बीन रिकॉर्डेड, लेकिन ये समझ के अग न जाना क्लास है, पूरी क्लास लेना. सही है. क्लास थोड़ी सी लंबी करेंगे. आज हमारा 2 आवर्स का स्लॉट होता है कॉलेज के अंदर, तो हम यहाँ पे 2 आवर्स तो नहीं 1.5 आवर्स का एक स्लॉट रखेंगे. वील टेक अ स्मॉल ब्रेक इन बिटवीन. ठीक है, तो फ्रेश हो जाएंगे उसके अंदर हम सब. लेकिन ये है कि हम क्लास पूरी लेनी है आप लोगों ने. ठीक है, तो अब मैं बता रहा था. अच्छा, मैंने जैसे ही बोला कि हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 दिन पार्टिसिपेंट ऐसे ही खत्म हो गए. भाई यार ये देखो, चले मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगा. मैं बता रहा हूँ जो जो यहाँ बैठा हुआ है ना, मैं सिर्फ उससे रिकॉर्डिंग शेयर करने वाला हूँ. अब सुनिएगा. तो हम लोगों ने एरर्स पढ़ा था. एरर्स क्या था? एरर्स मैंने कहा था डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू. जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो ट्रू वैल्यू होती है, उससे जितनी डेविएशन हो रही होती है प्लस में या माइनस में, हम उसे एरर कहते हैं. हम अभी भी उस वैल्यू को इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट नहीं कह सकते, क्योंकि जब जब तक कि हमें एरर की लिमिट का ना पता हो, हमें एरर के साइज का ना पता हो. मैंने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल हमने वैल्यू ली थी कि द ट्रू वैल्यू वाज 9.81. हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल रहे थे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की. तो 9.81 इज द एक्चुअली ऑफ ट्रू वैल्यू. अगर मेरी वैल्यू आती 9.79, इट इज कंसिडर्ड टू बी द करेक्ट वैल्यू. लेकिन इसके अंदर एरर है नेगेटिव 0.02 का, मतलब इट इज 0.02 लेसर देन द एक्यूरेट वैल्यू. इसी तरह अगर कोई वैल्यू आती 9.83, स्टिल कंसिडर टू बी द करेक्ट वैल्यू, बट इसके अंदर एरर जो है वो 0.02 का है. तो एरर का मतलब इनकरेक्ट नहीं था, एरर का मतलब था आपके पास डेविएशन आना. राइट. फिर हमने एरर्स की टाइप्स पढ़ी थी. इसकी डिटेल्स आपने क्लास में मेरे साथ लिखी हुई थी, तो मैं जल्दी जल्दी रिकॉल करता हूँ. एरर्स की टाइप्स क्या थी हमारे पास एरर था सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर वो था जो कि सिस्टम की इनएक्यूरेसी की वजह से आ रहा था, सिस्टम की लिमिटेशंस की वजह से आ रहा था. सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं या सिस्टम की इनएक्यूरेसी क्या हो सकती है? रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ द apparatus, ये आपका सिस्टम की इनएक्यूरेसी है. ठीक है. कैलिब्रेशन बट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, ये आपके पास एक इनएक्यूरेसी आ जाती है. रॉन्ग कंसिडरेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, लाइक मैंने ओ लेवल्स में एग्जांपल, ओ लेवल्स के पेपर्स की एग्जांपल दी थी आपको कि ओ लेवल्स में आप सॉल्व कर देते आज से 3 साल पहले ग्रेविटी की वैल्यू 10 लिया करते थे, एंड 2 साल या 3 साल से ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 कंसिडर करने को बोला एग्जामिनर ने. अब अगर मैं 2015-2016 का कोई सवाल सॉल्व करता हूँ 9.8 के हिसाब से, तो मेरा जो आंसर है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं आएगा जो मार्किंग स्कीम में लिखा है. मेरा थोड़ा सा मिसमैच आंसर आएगा. नाउ दैट डेविएशन इज कॉज्ड ड्यू टू द रॉन्ग अजम्पशन ऑफ द कांस्टेंट वैल्यूज. अब आइडेंटिटी ये थी कि जब आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर एरर आ चुका होता है, तो जितनी भी आप रीडिंग लेंगे सबके अंदर उतना ही अमाउंट ऑफ एरर आ रहा होगा. तो ऑल द रीडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट वुड बी इफेक्टेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ एरर वैल्यू. मतलब अगर एरर आ रहा है प्लस 0.02, तो सब में प्लस 0.02 आ रहा होगा. नेगेटिव तो सब में नेगेटिव आ रहा होगा. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि दी सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर जो है वो आपके पास आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते. देयर इज नो सेंस इन रिड्यूसिंग सिस्टमैटिक एरर. सिस्टम खराब था पहले, ज्यादा खराब था, कम खराब है.
तो इसमें कोई सेंस नहीं है। सिस्टम अगर खराब है तो आप उसको एडजस्ट करेंगे, आप उसको टोटली फिक्स करेंगे, आप सिस्टमेटिक एरर को जीरो कर देंगे। हाउ? आप फॉल्टी पैराडाइज है उसको रिमूव कर दें, कोई भी पैराडाइज जो सही रीडिंग नहीं दे रहा आप उसको हटा दें। अगर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको लग रहा है कि यार अब आप वो तमाम वैल्यूज को जो आपने 9.8 से सॉल्व की थी आप 10 से सॉल्व करना शुरू कर दें, आपका आंसर एक्यूरेट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा रैंडम एरर्स मैंने कहा था मिस हैंडलिंग ऑफ apparatus या फिर ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से होता है। ह्यूमन लिमिटेशन कॉजेज स्मॉल रैंडम एरर जिसको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, बट वी कैन रिड्यूस इट बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, एवरेजिंग देम आउट। ठीक है। एंड जो मिस हैंडलिंग हो जाती है दैट कॉजेज अ लार्ज रैंडम एरर, जिसको एवरेज में शामिल करना बेवकूफ़ी होगी, पूरा ट्रेंड खराब हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप उसको क्या करते हैं, आप उसको रिपीट कर लेते हैं कि भाई इस वाली वैल्यू पे पैराडाइज थोड़ा सा हिल गया था, खराब हो गया था, टेबल हिल गई थी, व्हाटसोएवर। ठीक है ना। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम उस वैल्यू को चेंज करेंगे, दोबारा रिपीट करने वाले हैं हम उसको। अच्छा अब देखें, मैंने ग्राफ बना करके आपको दिखाया था, मैंने कहा था होगा क्या कि जिस वक्त आपके पास ये सिस्टमैटिक एरर आएगा तो वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो या तो अपशिफ्ट हो जाएगा या डाउनशिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रैंडम एरर्स आ रहे हैं तो स्मॉल रैंडम एरर्स कॉजेज दी स्मॉल डेविएशन। ठीक है। लार्ज रैंडम एरर्स जो है वो इस तरह का ट्रेंड से बिल्कुल ही आउट जा रहा होगा। नाउ दीज रीडिंग शो दी मिसहैंडलिंग या फिर एनी कॉज और दीज नीड टू बी रिपीटेड। रिपीट करोगे ढंग से तो ये हो सकता है यहाँ आ जाए और ये हो सकता है यहाँ आ जाए, एंड देन इट वुड परफेक्टली फिट। फिर मैंने कहा था, हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ डेटा देखा था। हमने कहा था देयर आर टू क्वालिटीज इन द डेटा जो कि हम देख रहे हैं। क्वालिटीज क्या है हमारे पास क्वालिटीज हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी क्या थी? एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज द डेटा इज टू द एक्यूरेट वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 9.81 है। 9.81 से जितना नजदीक तर हूं उतना डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेरे पास ज्यादा है। 9.81 से जितना एरर साइज बढ़ता चला जाएगा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उतनी कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। ठीक है। और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, रेंज से बाहर चली जाएगी, हम इनएक्यूरेट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि दो वैल्यूज थी, एक थी 9.8 एंड 9.78। दीज टू वैल्यूज वर अचीव्ड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो आपके पास डेविएशन है दैट इज नेगेटिव 0.01 का, एंड इसके अंदर जो आपके पास डेविएशन है दैट इज नेगेटिव 0.03 का। सो द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसकी ज्यादा है, ऑल्दो कि बोथ ऑफ द आंसर आर क्वाइट एक्यूरेट, दोनों नजदीक हैं, आप इनकरेक्ट किसी को भी नहीं कह सकते, पर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसकी ज्यादा है स्टूडेंट 2 की। सेकंड जो चीज हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी प्रिसिशन। प्रिसिशन मैंने किसे कहा था? मैंने कहा था हाउ क्लोज द डेटा इज टू ईच अदर, कितना लेस स्कैटर्ड है। जो मीन डेविएशन है डेटा के मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पे वो कितना कम से कम है, क्या रेंज ऑफ एरर है एंटायर डेटा की, दैट इज प्रिसिशन। मैंने कहा था कि लेट्स से कि दो स्टूडेंट्स का एंटायर डेटा अब हमने लिख दिया है। तो स्टूडेंट 1 उसका एक वैल्यू थी 9.78, एक थी 9.81, एक थी 9.79, 9.80। अब मैं अगर रेंज निकालूं कि इसका जो डेटा है वो किस रेंज के अंदर जो है वो लाई कर रहा है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के दरमियान मैंने डिफरेंस निकाला। द डिफरेंस वाज 0.03। सो दिस डेटा लाइज अंडर 0.03 की एक्यूरेसी। लेकिन अगर स्टूडेंट बी को देखूं जो कि हमें इनिशियली ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आ रहा था, लेकिन जब उसके एंटायर डेटा को देखा तो 9.80, 9.83, 9.78, 9.77, तो लीस्ट मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू के अंदर डेविएशन देखी तो दैट वाज 0.06। तो स्टूडेंट 2 का जो डेटा है इट इज एक्यूरेट अंडर 0.06 या प्रिसाइज अंडर 0.06 एंड दिस इज प्रिसाइज अंडर 0.03। तो मोर प्रिसाइज मतलब नजदीक नजदीक डेटा जो है वो स्टूडेंट 1 का है। हम प्रिसिशन तलाश कर रहे होते हैं, ये याद रखिए। ठीक है। एक्यूरेसी भले से आ जाए, हो सकता है एक्यूरेसी एक दफा गलती से आ गई हो। इफ योर डेटा इज प्रिसाइज्ड इसका मतलब है कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग लार्ज एरर्स, आप वहां पे बड़े ख्याल से काम कर रहे थे। नाउ हाउ दीज टू क्वालिटीज लीड टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ एरर यहाँ पर आ रहा है, मतलब हम कैसे इस बात को मानेंगे कि जनाब यहाँ पे रैंडम एरर था या यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर था। तो सुने, डार्ट बोर्ड की एग्जाम्पल दी थी हम लोगों ने। मैंने कहा था हमारे पास ठीक है,
मैंने कहा था हमारे पास 4 लोग थे जिन्होंने डॉट बोर्ड ये खेला। अब एक ने 1 2 3 यहाँ पे हिट किया, एक ने इधर हिट किया, एक ने इधर हिट किया, एक के ये हेडिंग्स थे। इस वाले की अगर बात करें तो इसके डेटा में एक्यूरेसी तो आ रही है। एक्यूरेसी कैसे आ रही है? वन ऑफ द डार्ट बोर्ड जस्ट हिट दी, it was closer to the bullseye, but the remaining 2 darts were very far away from the bullseye, और आपस में भी करीब करीब नहीं थी, बहुत स्कैटर्ड थी। तो यहाँ पे क्योंकि एक दफा भी सही आंसर आ चुका हुआ था, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर सिस्टमैटिक एरर था। पहले तो इस डेटा को किस तरह कंक्लूड करेंगे, आप बोलेंगे दिस इज लेस प्रिसाइज, स्कैटर्ड है डेटा बट एक्यूरेट। हाउ एक्यूरेट? इवन वंस द रीडिंग वाज देयर, ठीक है ना, तो इट मे बी कंसिडर्ड एज एक्यूरेट। एक्यूरेसी थी इसके अंदर, एक दफा आई थी, लेकिन प्रिसिशन नहीं थी आपके पास, राइट? तो आप ये कहेंगे कि इफ प्रिसिशन इज नॉट देयर, एक्यूरेसी इज देयर, तो सिस्टम के अंदर गड़बड़ नहीं है। परफॉर्मर ने लार्ज रैंडम एरर्स किए थे, मिस हैंडलिंग की थी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखो सेकंड वाले को, तो इसके पास एक्यूरेसी तो दूर दूर तक नहीं है। बुल्स आई ये है, इसके तीनों जो डार्ट्स है वो यहाँ पर, लेकिन दे आर प्रिसाइज्ड, दे आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। Now, if they are precise, तो इसका मतलब है कि small random errors है, which are the acceptable random errors, ठीक है, but there is a systematic error. How do we know there is a systematic error? Because the data is precise, close to each other, but far away from accuracy. तो यकीनन सिस्टम की कोई ना कोई गलती होगी। The person is performing very right. क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। डार्ट बोर्ड टेढ़ा हो गया था, डिस्टेंस वगैरह मैनेज नहीं था, रेशो, देयर इज अ परफेक्ट रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड हाइट ड्यू टू as per the diameter of the dartboard. थर्ड वन का अगर डेटा देखो तो इट्स प्रिसाइज ऑल्सो, इट्स एक्यूरेट ऑल्सो। तीनों जो है वो बुलजाई के बहुत नजदीक है, दो बहुत ज्यादा है, एक है लेकिन तकरीबन बुलजाई के करीब है, और डेटा जो है आपस में क्लोजर भी है। सो देयर इज नो सिस्टमैटिक एरर, स्मॉल रैंडम एरर्स, एक्सेप्टेबल रैंडम एरर्स हैं। आखिरी वाला भाई ये तो ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है, ठीक है, तो इट इज ही इज परफॉर्मिंग लार्ज रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर के ऊपर मैं कमेंट यूं नहीं कर सकता कि जब तक ये रैंडम एरर्स ठीक नहीं हो जाएंगे तो मुझे कैसे पता कि ही मतलब सिस्टम में कोई गड़बड़ है भी या नहीं, उसकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी खराब चल रही है। सही है, चले यहाँ तक की बातें थी जो हम लोगों ने लास्ट वीक में देख ली थी। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी, यहाँ तक की सारी बातें आप लोग को याद होंगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मजेदार सीरीज, दैट इज अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग्स लेंगे, साथ साथ चीजें लिखेंगे। दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर टुडे। अनसर्टेनिटी इज द टॉपिक। अनसर्टेनिटी, ठीक है। अच्छा, अगर इसको बाय इनवर्ड चेक करो तो वर्ड अनसर्टेनिटी इज, अनसर्टेन होना आप किसे कहते हैं? Uncertain when you do not have a definite value, when you do not have the definite answer, there is a fluctuation in the accuracy, ठीक है, that what uncertainty is, ठीक है। बिल्कुल बेसिक पहली वाली एग्जांपल से लेकर के चलते हैं। वो पहली वाली एग्जांपल क्या थी? मैंने कहा था हम इफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो the accurate answer that we need is the stumps, we need to hit the stumps, ठीक है, this is the accurate answer। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक रेंज है, you may go a certain distance left and a certain distance right from the stumps। तो आपने एरर की एक रेंज दी, आपने एरर की रेंज दी इन पॉजिटिव, आपने एरर की रेंज दी इन नेगेटिव, एंड द रेंज वाज सेम, मतलब इक्वल अमाउंट की रेंज
कि इतना एरर पॉजिटिव में पॉसिबल है, इतना एरर नेगेटिव में पॉसिबल है. दिस एंटायर रेंज इज द एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी रेंज, एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर. दिस इज रेफर्ड एज एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी को अगर मैं इन वर्ड्स डिफाइन करना चाहूंगा, तो एक अनसर्टेनिटी को अगर मैं इन वर्ड्स डिफाइन करना चाहूंगा, तो अनसर्टेनिटी को हम लिख सकते हैं हम इसको इस तरह कि एक्सेप्टेबल रेंज एक्सेप्टेबल रेंज या मार्जिन ऑफ एरर्स, या फिर आप इसको रेंज ऑफ एक्यूरेसी, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है, इट्स द रेंज ऑफ एक्यूरेसी. रेंज ऑफ एक्यूरेसी को अब आप किस तरह लिखेंगे, इसका जो एक्सप्रेसिंग रिप्रेजेंटेशन का वे है वो देख लेना. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसकी किस तरह हो रही है, रिप्रेजेंटेशन हो रही है लेट्स से एनी वैल्यू लेट्स से लेंथ, मैंने कहा मैं लेंथ लिख रहा हूँ, तो लेंथ लिखी जाएगी, उसके साथ लिखा जाएगा प्लस माइनस डेल एल. अच्छा, अब ये सिंबल क्या है, एक दफा देख लेना, डेल्टा है, हम इसको डेल भी रेफर कर सकते हैं, डेल्टा भी रेफर कर सकते हैं. ये सिंबल इज लाइक दिस. ठीक है, ये रेंज ऑफ एरर के लिए इस्तेमाल होता है. इसको आप एरर भी कह सकते हो, इसको आप अनसर्टेनिटी भी कह सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू होगी लेट्स से 9.4 6.8 व्हाटएवर द आंसर इज, व्हाटएवर द वैल्यू इज. ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी द वैल्यू, एंड ये आपके पास उस वैल्यू के अंदर एरर या फिर अनसर्टेनिटी, हम इसको अनसर्टेनिटी से भी रेफर कर रहे हैं, हम इसे एक्यूरेसी रेंज भी रेफर कर रहे हैं. मतलब एक्चुअली तो आप इसे अनसर्टेनिटी कहते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने इसको इस तरह भी बोला द एरर साइज, द एक्यूरेसी रेंज, एक्यूरेट अप टिल दिस वैल्यू, इस तरह करके उसने इसको रेफर किया. ठीक है, अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब हम इसको क्यों इस तरह बयान कर रहे हैं. देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम वैल्यूज रिकॉर्ड कर रहे थे. ठीक है, अगेन 9.81 वाली एग्जाम्पल, हम वैल्यूज रिकॉर्ड कर रहे थे. ठीक है, एंड मैंने मल्टीपल स्टूडेंट से डेटा लिया था. ठीक है, एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड किया. द एक्यूरेट वैल्यू वाज लेट्स से 9.81. ठीक है, एंड द मोस्ट अकरिंग रेंज, चलें जी एक्यूरेट वैल्यू को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं कि यहाँ तो हमें पता थी. लेट्स से द मोस्ट अकरिंग रेंज वाज लेट्स से फ्रॉम 9.79, ठीक है, अप टिल 9.83. नाउ ये दो वैल्यूज थी जिसके दरमियान मोस्ट ऑफ द डेटा, मतलब अच्छा खासा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अकरेंस इसमें आ रही. ठीक है, तो अब एरर किस तरह डिसाइड किया जाएगा, एरर डिसाइड किया जाएगा, आपने दोनों वैल्यूज को ऐड किया एंड डिवाइड बाई 2 कर दिया. ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू मैंने इसकी मिड वैल्यू ली थी, मिड वैल्यू मैंने इसकी ली ग्रेविटी की, इसकी होगी मिड वैल्यू 9.81. ठीक है, और एरर इन ग्रेविटी मैंने किस तरह डिसाइड किया था, एरर इन ग्रेविटी 9.79 प्लस 9.83 डिवाइड बाई 2 कर दिया. तो ये प्लस माइनस करके मैंने लिखा और वो आया 0.02. मैंने प्लस माइनस करके क्यों लिखा, मैंने प्लस माइनस ये बताया कि 9.81 से we have a range of positive 0.02 and we have a range of negative 0.02. It is necessary कि प्लस एंड माइनस की रेंज बराबर होनी चाहिए. ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द एरर इन वैल्यू. तो ये हमने लिखा कि जो सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने लिखा है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि दिस इज जी, और ये जो 0.02 है दिस इज रेफर्ड एज डेल
जी, ठीक है ना, एरर साइज इन जी, सही है। अच्छा, अब समझना ये है कि ये एरर साइज यहाँ तो चले हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से डिसाइड कर लिया था, विल इट ऑलवेज बी दैट मच इजी टू इफ मतलब फिक्स अ वैल्यू ऑफ एरर? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो मेरे पास फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज थी, एट टाइम्स मेरे पास इतनी फ्लक्चुएशन, इतनी स्मूथ फ्लक्चुएशन नहीं है कि जिसको मुझे एक प्रॉपर रेंज मिल रही हो एंड मैं उसको इस मेथड से, मतलब जिसे मैं एवरेज कह रहा हूँ, इस मेथड से जो है वो मैं निकाल लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये दिस वाज माइनस एक्चुअली, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा आपके पास वहां पे। तो हम एरर की रेंज किस तरह डिसाइड करते हैं, लाइक हु इज डिसाइडिंग दिस रेंज कि ये प्लस माइनस क्या होगा? अब देखिए, समझे, हम जो एरर, एक्सेप्टेबल एरर लिख रहे हैं, अनसर्टेनिटी जो हम लिख रहे हैं, वो हम लिख रहे हैं अपने फाइनल कंक्लूडिंग आंसर के अंदर। दैट फाइनल कंक्लूडिंग आंसर केम थ्रू मल्टीपल कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के अंदर जो वैल्यू हमने डाली थी, दैट वर अचीव थ्रू मेजरमेंट्स। तो सीक्वेंस ये है कि अगर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है तो कैलकुलेशंस में अनसर्टेनिटी हो, कैलकुलेशंस में अनसर्टेनिटी है तो फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी हो। तो फाइनल आंसर की अनसर्टेनिटी देखने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कैलकुलेशन में कितनी अनसर्टेनिटी थी, कैलकुलेशन की अनसर्टेनिटी देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा मेजरमेंट्स में कितनी अनसर्टेनिटी थी, ठीक है। So we'll start the calculation, the finalizing the accurate value of uncertainty by looking at the measurement। देखिए, सारी कैलकुलेशन मतलब जितनी भी है, हम पहला स्टेप क्या करेंगे, हम वैल्यू करेंगे मेजर। तो हमने अनसर्टेनिटी को यहीं से डिफाइन करना। मेजरमेंट जब ले रहा हूँ तो मैं मेजरमेंट्स की अनसर्टेनिटी डिफाइन करूंगा, उसकी अनसर्टेनिटी को मैं कैलकुलेशन में कैरी फॉरवर्ड करूंगा। किस तरह करूंगा वो अभी देखेंगे, लेकिन पहले अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स देख, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। देखिए, मेजरमेंट्स आप कर रहे हैं थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, आपके हर इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन है, उसका जो लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट यू कैन मेजर फ्रॉम योर apparatus। The smallest value, the smallest division is considered as the acceptable error या फिर uncertainty of that particular instrument। अब वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ स्केल, इत्तेफाक से आई एड अ स्केल राइट इन फ्रंट ऑफ मी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था लेकिन कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ स्केल, इस स्केल का, दिस इज सिंपल सेंटीमीटर वाला स्केल, इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 मिलीमीटर। लेकिन क्योंकि मैं वैल्यू सेंटीमीटर में ले रहा हूँ तो इसके लीस्ट काउंट को भी मैं सेंटीमीटर में ही कोड करूंगा, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर इसकी रेंज ऑफ एक्यूरेसी है, इसकी अनसर्टेनिटी 0.1 है। अब अगर मैं कोई कोई और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग वर्नियर कैलिपर, आई एम यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, तो उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी। अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोमीटर के हवाले से 0.001 हो जाएगा, आपके पास इन मिलीमीटर्स है ना उसका 0.01 मिलीमीटर्स, ठीक है। अगर इन सेंटीमीटर्स जाओगे तो एक एक जीरो और बढ़ा दोगे, सही है। तो लीस्ट काउंट होता है। सबसे पहले इसको लिख ले, फिर मैं समझा दूं क्या मतलब। तो आप लिखेंगे फॉर इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट। अच्छा, अभी एक बात लिख रहा हूँ, और हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट इसको समझाऊंगा, और हाफ of the least count is considered as its uncertainty।
या फिर एरर। अच्छा, क्योंकि हम एरर को बहुत अच्छे से समझ चुके हुए हैं, तो जब जब हम एरर रेफर कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि हम एक्सेप्टेबल एरर की बात कर रहे हैं, हम इनएक्यूरेसी वाले एरर की बात नहीं कर रहे। ठीक है। अब जैसे देखिए मेरे पास दो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए थे। एक जो है ना वो आपके पास सिंपल मेजरिंग टेप है या फिर मीटर रूल है या फिर जो भी स्केल आप इसे कह लें, और दूसरा है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की कहानी स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है, इस वजह से इसको बनाया था। पहले आप इसको देख लें, जैसे रूलर आप कह लें इसको, क्योंकि स्केल कहना इज टेक्निकली रॉन्ग। ठीक है, तो ये रूलर आपके पास आ गया। अब एक रूलर जो होगा ना उसका लीस्ट काउंट, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया था, उसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर। अब लेट्स से कि अगर मुझे कोई चीज मेजर करनी है एंड दैट थिंग अपीयर्स टू बी टिल दिस मार्क, ठीक है, व्हाट वुड बी द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ एरर? वो एक डिवीजन ऊपर या एक डिवीजन नीचे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एकदम यहाँ पर आ रहा हो या यहाँ पर आ रहा हो, वो एक लार्ज रैंडम एरर है। वन डिवीजन ऊपर या नीचे हो जाना, इट इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन रिएक्शन एरर। इसके अंदर जो आपकी स्लाइटली कोई सिस्टमैटिक एरर होगा वो भी चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो फाइनल वैल्यू इसकी आ रही है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, दिस इज 9, 9.1, 9.2, 9.3 एंड 9.4। तो मैंने लिखा कि इसमें जो लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज 9.4, लेकिन इसमें एक्सेप्टेबल एरर क्या है? इसका लीस्ट काउंट हम लिखेंगे ±0.1 सेंटीमीटर्स। ठीक है। अब ये वैल्यू मेरे पास मेजर हो गई है, जब मैं कैलकुलेशन में डालूंगा तो 9.4 इसकी वैल्यू लूंगा, एंड कैलकुलेशन ऑफ एरर्स भी होगी जो हमने सीखनी है, तो उसमें 0.1 लूंगा, एंड वहां से कैलकुलेशन की अनसर्टेनिटी एंड फर्दर ऑन डिसाइड होगी। वन थिंग विच इज वेरी नेसेसरी, जिसको हम तमाम कैलकुलेशंस पढ़ने के बाद इन डिटेल समझेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दूं अभी, यहाँ पर अनसर्टेनिटी के अंदर, इसकी कैलकुलेशन के अंदर दो चीजें बहुत अहम है, बहुत ज्यादा अहम है। एट टाइम्स एग्जामिनर कैलकुलेशन में ये चीज चेक करेगा, वो है मतलब ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज कर रहे हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेसिमल प्लेसेस, आप डेसिमल प्लेसेस किस तरह लिख रहे हैं। ठीक है। तो डेसिमल प्लेसेस के हवाले से इट इज वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी दैट द वैल्यू एंड इट्स एरर मस्ट बी ऑफ सेम यूनिट। मतलब ऐसा ना हो कि मैंने इसको सेंटीमीटर्स में मेजर किया है और इसको मैंने मिलीमीटर्स के अंदर मेजर किया है, दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है। अगर मैं इसको मिलीमीटर्स में, अगर मुझे ये लेट्स से मैंने लिखा 1 मिलीमीटर, तो मैं ये भी आपके पास मिलीमीटर्स के अंदर ही लिखूंगा। अगर इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 94 ±1 मिलीमीटर्स। मतलब यूनिट एक ही दफा लगेगा, ये यूनिट एरर का भी है, ये यूनिट वैल्यू का भी है, तो दे बोथ मस्ट हैव सेम यूनिट, सेम डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। दूसरी बात, मैंने थर्मोमीटर को स्पेसिफिकली लिखा। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना वो स्पेसिफिकली थर्मोमीटर के लिए वैलिड है हमारे सिलेबस के हिसाब से। मतलब वैलिड तो और भी लोग और भी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है, मल्टीपल अदर इंस्ट्रूमेंट्स, हम अपने सिलेबस में थर्मोमीटर को देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक बात लिखी थी कि इट इज द लीस्ट काउंट और हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। या हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट वाला क्या कहानी है? देखें, अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो ऑलरेडी इतना छोटा होता है कि आपके लिए इट इज क्वाइट इनएक्यूरेट कि आप उसका मिडिल वैल्यू को हाईलाइट कर सकें। राइट, आप यू आर नॉट श्योर कि आप यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं। अगर आप 1 मिलीमीटर डिवीजन को देखोगे अपने स्केल के ऊपर तो वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। लेकिन देर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट इज इजीली स्पेसिफाइड। वन ऑफ दोज इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर आपके पास द डिविजन्स आर लाइक एक एक के गैप से होंगे, 1 डिग्रीज के 24, 25, 23, मतलब इस तरह कर करके 26, 27, 28 ऐसे चल रहे होंगे। लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह का होता है कि वो कर्व्ड होता है। राइट, सामने से उसका जो फेस होता है दैट्स कर्व्ड। नाउ दैट कर्व्ड पार्ट मेक इट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जो मर्करी थ्रेड है, इफ इट्स इन बिटवीन टू डिवीजन, इट इज इजीली स्पेसिफाइड कि भाई ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो ऑल्दो यहाँ पे लीस्ट काउंट वाज 1 डिग्री,
लेकिन यहाँ पे हम इसका जो लीस्ट काउंट कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करते हैं फॉर थर्मोमीटर, बता रहा हूँ स्पेसिफिकली थर्मोमीटर के अंदर जो आप लीस्ट काउंट कंसिडर करते हैं दैट इज 0.5। ठीक है, तो यूं समझ लें कि दिस इज अ नॉलेज विच इज प्री अज्यूम्ड नॉलेज फॉर द पेपर्स। वो आपको जब क्वेश्चंस देगा, जब आपको वो एमसीक्यूज देगा रिगार्डिंग दिस, तो आपने इसको कंसिडर करना है 0.5, राइट। एक दो जगह पर उसने बस इस स्पेसिफाइड नॉलेज को यूज करवाया, वरना अक्सर क्वेश्चंस के अंदर उसने उसको मेंशन किया। तो लेट्स से कि यहाँ पे अगर मैं अपनी रीडिंग देखूं तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम रीडिंग 24 एंड 25 के दरमियान 24.5 आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 24.5 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चले एक दफा दोबारा सुनिएगा कि हम हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट क्यों ले रहे हैं। मैंने कहा था अगर मैं अगर आपको ये बॉक्सेस नजर आ रहे हो, ये वाला, ये आई गेस स्क्रीन पे क्लियरली शो हो रहा है। नाउ दीज कंसिडर देम एज द डिविजन्स। ठीक है, द लीस्ट काउंट्स। अब अगर मुझसे कहा जाए कि इसकी एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू बताओ तो मैं शायद बता पाऊँ, क्योंकि इनके दरमियान गैप बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इट इज इजी टू रिकॉर्ड दी हाफ ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा था। लेकिन अगर गैप बहुत कम होता, लेट्स से गैप आपके पास द डिवीजन, एक डिवीजन ये था, अगला डिवीजन ये था, उससे अगला डिवीजन ये था, तो यहाँ पे द गैप ये हाईलाइट करना मुश्किल हो जाएगा। हाईलाइट करना क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि जो वैल्यू आ रही होगी ना, जो भी आपके पास चीज आ रही है, अगर वो यहाँ पर भी आ रही है ना, तो यू आर नॉट श्योर कि ये इससे ज्यादा करीब है या इससे ज्यादा करीब है, राइट। तो वहां पे इट इज हार्ड टू मेजर द लीस्ट, द हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। तो ऐसे केसेस जहां पे इट इज इजी टू मेजर द हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, वहां पे हम क्या करेंगे, हम वहां पे लीस्ट काउंट नहीं, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट कंसिडर करेंगे। देखिए, लीस्ट काउंट वो वैल्यू ली जाती है विच इज इजीली काउंटेबल, ये याद रखिएगा। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गिव मी अ मिनट। इजीली काउंटेबल, अब आपने थर्मोमीटर देखा होगा, वो सॉरी, आपने लैब्स में स्टॉप वॉच यूज की थी। ठीक है, उस स्टॉप वॉच का जो आपके पास रीडिंग आती है वो आती है 96 पॉइंट, इस तरह आ रही होती है, थोड़े से 9672। अब ये जो 72 है, वी ऑल नो दैट कि हम इसको लिखते हैं 96.72 रीडिंग होगी। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.01 सेकेंड। ऐसा ही है ना? लेकिन मुझे बताइएगा, क्या आप इस 0.01 सेकेंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं? कैन यू इजीली रिकॉर्ड 0.01 सेकेंड? नहीं भाई, आप ऑन ही करेंगे ना इसको, बिल्कुल। मतलब अगर मैं रिएक्शन टाइम को मिनिमाइज करके बात करूं, सिर्फ switching it on would take 0.03 seconds and switching it off would take 0.03 seconds. तो eliminating any further human reaction time, जो स्टैंडर्ड ह्यूमन रिएक्शन टाइम है उसको कंसिडर करें, तो स्विच ऑन एंड ऑफ करने में ही आपको 0.06 सेकंड्स मिलेंगे। तो दिस इज द लीस्ट वैल्यू दैट यू कैन मेजर, राइट। तो मेजरेबल ही नहीं था ना, तो फॉर स्टॉप क्लॉक्स या स्टॉप वॉचेस, सॉरी स्टॉप वॉचेस, आप लीस्ट काउंट अनसर्टेनिटी लेते हैं 0.03। नाउ दिस इज समथिंग ये आपको लैब में बताई जाएगी। तो लीस्ट काउंट इज नॉट ऑलवेज द डिविजन, लीस्ट काउंट इज द लीस्ट काउंटेबल थिंग, लीस्ट काउंटेबल वैल्यू फॉर ह्यूमन लिमिटेशन, ह्यूमन लिमिटेशन के हिसाब से कि व्हाट इज द लीस्ट काउंटेबल वैल्यू। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। थर्मोमीटर को मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली इसलिए शामिल किया था यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में इसको प्री अज्यूम्ड वैल्यू कंसिडर करते हैं कि बच्चे को पता होना चाहिए। चले, तो अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट, ये सारी चीजें क्या हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब फर्दर रिप्रेजेंटेशन के हवाले से देखें कि आप लीस्ट काउंट को या अनसर्टेनिटी को फर्दर रिप्रेजेंट किस तरह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम अनसर्टेनिटी, फर्दर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, ये फॉर कैलकुलेशन पर्पस है। ठीक है, अब हमारे पास अनसर्टेनिटी तीन तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती है।
पहला इज एब्सोल्यूट या फिर एक्चुअल अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट या फिर एक्चुअल अनसर्टेनिटी क्या है? देखें, जो हमने, मैं एग्जाम्पल से लेकर के चलो, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लेकर के चलो, फिर एग्जाम्पल भी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेंथ वाला फ्रेज यूज कर रहा हूँ। लेंथ हमने लिखी डेल एल। नाउ दिस डेल एल, ये जो वैल्यू थी, ये आपके पास एक्चुअल या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। दिस इज द एब्सोल्यूट या फिर एक्चुअल अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब वो एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो कि हम लोगों ने ऊपर स्केल से भी मेजर किया था। ने क्या मेजर किया था? हमने वैल्यू मेजर की थी लेंथ की 9.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.1 है, 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज द एक्चुअल या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। द वैल्यू जो कि आपको डेफिनेट एग्जैक्ट वैल्यू इन सेम यूनिट बता रहा है कि 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ये बात। ठीक है, दूसरा, अच्छा, ये ही वो वैल्यू है जिसको आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे जब एग्जामिनर आपसे बोले कि यू नीड टू फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी, और कोई दूसरा लफ्ज उसने वहां पे यूज नहीं किया, तो उसका मतलब ये कि एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यू नीड टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। व्हाट इज द अदर फॉर्म, अदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग? अच्छा, इससे हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ये एक इंटरमीडिएट कैलकुलेशन है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। What is fractional uncertainty? When the error is expressed as a fraction of its own actual true value. आपके पास एरर ये था, आपने इसको इसकी एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड किया, ये आपके पास फ्रैक्शनल एरर आ गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ये आपके पास फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इसी 9.4 वाली को लेकर के चलूंगा मैं, तो लेंथ का फ्रैक्शनल एरर निकाल लें हम यहाँ पे, तो वो किस तरह निकलेगा? 0.1 डिवाइडेड बाय 9.4, तो तकरीबन आपके पास 0.01 का है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द 0.01? वी डू नॉट नो दिस, दिस इज यूनिटलेस। यूनिटलेस इसलिए है क्योंकि आपके पास ये भी सेंटीमीटर्स में था, ये भी सेंटीमीटर्स में था। इट इज द रेशो ऑफ एरर टू द एक्चुअल वैल्यू। अब द क्वेश्चन है कि इस रेशो से मुझे कोई खातिर खा बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो मुझे एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा था, इससे इसको पढ़ते ही अंदाजा हो गया था, अच्छा भाई रेंज जो है वो 9.3 से लेके 9.5 तक है। लेकिन इसको तो मैं इसमें ऐड ही नहीं कर सकता ना 9.4 से, क्योंकि 9.4 इज द लेंथ और ये उसका रेशो है। तो फ्रैक्शनल एरर आर नॉट एक्सप्रेस्ड कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए। फ्रैक्शनल एरर्स आर यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पस, मतलब ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, इससे हम कैलकुलेशंस करेंगे आगे। किस तरह करेंगे? पहला काम तो जो कर रहे हैं वो ये है कि हम इससे निकाल रहे हैं परसेंटेज एरर। नाउ परसेंटेज एरर इज द वन जो कि आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे। परसेंटेज एरर, ठीक है, ये आ गई आपके पास। परसेंटेज किस तरह निकालोगे? परसेंटेज ऑब्वियस है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो अब समझ में आएगा फ्रैक्शन बीच में निकाला क्यों था। अच्छे से कितनी सी बात नहीं थी, और भी है फ्रैक्शन का काम। तो आपके पास जो फ्रैक्शनल एरर था, आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास परसेंटेज एरर आ चुका। ठीक है, अब एग्जाम्पल में लेट्स से कि ये था वैल्यू 0.1 9.4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया आपने, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1%। अब देखो, ये दूसरी इंफॉर्मेशन ये भी अच्छी है, यहां से तो मुझे पता चल गया 9.4 प्लस माइनस 0.1 है, चलो ठीक है।
दूसरा, मेरे पास परसेंटेज आ गया कि इतना परसेंट एरर एक्सेप्टेबल है। अब मुझे परसेंटेज भी पता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो जो भी मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी मैं अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू की परसेंटेज निकालूंगा। इफ इट लाई विद इन द रेंज ऑफ द गिवन परसेंटेज, तो भी मैं अपने आंसर को सही कंसिडर, करेक्ट कंसिडर कर सकता हूँ। सो हम, एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर या तो आपसे परसेंटेज एरर निकलवाएगा, एग्जामिनर या तो आपसे एब्सोल्यूट एरर निकलवाएगा। परसेंटेज एरर के लिए वो बोलेगा कि परसेंटेज एरर चाहिए। एमसीक्यूज के केस में कहीं पे बोला नहीं है, लेकिन वो ऑप्शंस देख करके पता चल जाता है कि अच्छा भाई वो परसेंटेज एरर की बात कर रहा है। जब भी वो उसने से बोला अनसर्टेनिटी निकलवा दो, तो अनसर्टेनिटी निकाल दो, तो आपने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, राइट। फ्रैक्शनल निकलवाएगा नहीं, परसेंटेज के लिए, कैलकुलेशंस के लिए आपको चाहिए ना। व्हाट आर दोस कैलकुलेशन, वो देखते हैं। फाइनली मुझे पहले यहाँ तक थम्स अप दे दे कि यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर है। अब हम जा रहे हैं फर्दर कि हम इसको ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, कैलकुलेशंस वगैरह। यहाँ तक ओके है बच्चों? चलिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ओके ही होगा, या फिर आप लोग बैठे हुए नाश्ता कर रहे होंगे। बेटा, fractional uncertainty is just the absolute error divided by its own value, ठीक है ना। we never define it, मतलब in terms of words वो हमसे कभी define नहीं करवाएगा। अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन आ सकती है, बट वो भी एक्चुअल अनसर्टेनिटी नहीं, वो वैसे तो कभी भी नहीं आई, बट ये कि एमसीक्यूज वगैरह में वो अक्सर पूछ लेगा। तो आप इस तरह अनसर्टेनिटी को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो हम लोगों ने चीज देखी, दीज आर दी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है। वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स क्या है वो अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सीन एज कि भाई वैल्यू मैंने मेजर कर ली है, लेंथ मेजर कर लिया, टेम्परेचर मेजर कर लिया, मास मेजर कर लिया, व्हाटसोएवर जो वैल्यूज थी मैंने मेजर कर लिया। अब उन वैल्यूज को मैं कैलकुलेशन में डालूंगा। अब वो कैलकुलेशंस क्या हो सकती हैं, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, स्क्वायरिंग हो सकती है, अंडर रूट हो सकता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो सकता है, लाइक पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं ये सारे प्रोसेस कर रहा हूँ, तो जो वैल्यू है उसके एरर साइज को भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। तो एरर की उस सूरत में कैलकुलेशन क्या होगी वो हमने देखना है। तो हम देख रहे हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एरर। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एरर। चलो, अभी अगर तुम में से कोई खून वून रख करके नाश्ता कर रहा है, क्लास ऑन कर लिए थे, नाश्ता कर लेते हैं जरा, छुट्टी उट्टी वाला सीन है, कुछ बैल्कनी एंजॉय कर लेते हैं, या फिर कोई फोन ऑन करके सो गया है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, तो वो उठ जाए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है। ये नहीं समझ में आई, तंग आते रहोगे, सही है ना, और मुझे भी तंग करते रहोगे। तो अब समझिएगा, पहला रूल जो हम देख रहे हैं, पहले रूल जो हम देख रहे हैं, दैट इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ क्यों बोला, क्योंकि जो रूल एडिशन के लिए वही सब्ट्रैक्शन के लिए। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। रूल क्या है, रूल ये है कि इफ टू वैल्यूज, इफ टू और मोर values are added or subtracted, the uncertainty in their answer is the
algebraic sum of individual errors, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स यूं लिख देते हैं क्योंकि ये स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाएगा, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। मतलब कि अगर मैंने कहा रैंडम वैल्यूज जो मैं लेकर के चलूंगा, मैंने कहा एक वैल्यू थी हमारे पास x प्लस माइनस डेल एक्स, मतलब अ लेंथ अलोंग विद इट्स एरर, ठीक है। तो x प्लस माइनस डेल एक्स, और एक वैल्यू थी मेरे पास y प्लस माइनस डेल वाई, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आपके पास एक वैल्यू है z दैट इज x प्लस वाई। अब देखो z तो सिंपली आ जाएगा ना, x प्लस वाई कर दिया जो भी वैल्यू थी। डेल एक्स किस तरह निकलेगा, मतलब व्हाट वुड बी दी एरर इन डेल z किस तरह निकलेगा, दैट वुड बी डेल एक्स प्लस डेल वाई, सिंपली ऐड कर दिया। इसी तरह अगर मैं कहूं कि एक वैल्यू इज w विच इज x माइनस वाई, तो डेल w मतलब एरर इन w would again be the same rule, मतलब एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर, अब इसको जरा न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज में मैंने कहा एक वैल्यू है मेरे पास x विच इज 9.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। एक दूसरी वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं y है आपके पास 6.2 प्लस माइनस अगेन 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने z निकालना है एंड z इज x प्लस वाई। तो z निकालना तो बेइंतहा आसान हो जाएगा। z किस तरह निकल रहा है आपके पास 9.4 प्लस 6.2 दैट्स इज 15.8, तो ये हो गया आपके पास, नहीं 15.6 सेंटीमीटर। लेकिन डेल z किस तरह लिखा जाएगा, डेल z वुड बी डेल x प्लस डेल वाई, डेल x प्लस डेल वाई। तो क्या थी वैल्यू 0.1 प्लस 0.1, 0.02 सेंटीमीटर का एरर कैरी फॉरवर्ड हुआ। आपके पास z का जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा दैट वुड बी 15.6 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो दिस इज हाउ एरर्स आर एडिड। सेम रूल वुड फॉलो फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। अगर मैं दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहा होता तब भी मेरे पास सब्ट्रैक्शन के लिए तो मैं सब्ट्रैक्शन को ही फॉलो करता, एरर्स के लिए मैं एरर्स को ऐड करता सिंपली, ठीक है ना। नो चेंज, नो फ्रैक्शनल, ओनली दी एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये जो आंसर आया ना, ये भी एब्सोल्यूट एरर आया। दिस इज दी एब्सोल्यूट एरर इन जी या फिर एब्सोल्यूट एरर इन डब्ल्यू। यहां से फर्दर अगर वो आपसे बोलता कि परसेंटेज एरर इन जी निकाल देते, तब आप क्या करते, 0.2 डिवाइड बाय 15.6 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज एरर इन जी आता अगर वो आपसे कहता, ठीक है। पहले रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये वाली बातें देखेंगे। सेकेंड आपके पास रूल इज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मतलब वही वाली बात कि द रूल। अच्छा जी, कुछ समझ नहीं आ रहा समीर साहब, एग्जैक्टली पॉइंट करो, क्या चीज समझ नहीं आई। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्लीज पॉइंट आउट कहां से समझ नहीं आ। शुरू से, आप शुरू से क्लास में थे। चलिए, और कोई जिसको अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा, द पीपल जिनको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, गिव मी अ थम्स अप।
हमारे चैट में थम्स का ऑप्शन होता है, बस वो दबा दो। गुड हो गया। क्या कूल लग रही है स्क्रीन, सिर्फ अंगूठे नाच रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। अब्दुल सबूर बस कर दो यार, मतलब बहुत हो गया यार। सर मुझे डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, लाइक द सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स क्या होगा। मैंने कहा मेरे इन दोनों को ऐड करना था ना, इन दोनों का जो मैंने सम किया था ऐड कर रहा हूँ। देखो एडिशन किस तरह करते हैं, आप एक्स और वाई को जी निकालोगे और फिर जी के अंदर भी एरर आना चाहिए था। ठीक है, अब इन दोनों को, आई एम ऑन दिस पार्ट ऑफ द स्क्रीन राइट, मैंने इन दोनों को ऐड किया, आंसर जी निकाला। तो जी के अंदर जो एरर आएगा वो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर कर आ। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो मैं इसी तरह कर रहा होता, तो वो यहाँ तो मैं सब्ट्रैक्शन से निकाल लेता, लेकिन एरर्स फिर भी आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एरर्स क्यों ऐड हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझी ना। एरर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैंने दो तीन वैल्यूज दी, एरर एरर सिर्फ एवरेज आउट से डिक्रीज हो रहा है आपके पास, ठीक है ना। अगर आप एरर को दो चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों लेंस में एरर था, तो एरर तो आपके पास बढ़ जाना चाहिए, डबल एरर हो जाना चाहिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली चीज है। मैंने कहा इसके अंदर भी एरर है, इस लेंथ में भी एरर है, इस लेंथ में भी एरर है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या सीन हो जाएगा, मेरे पास जो एरर है वो डबल हो जाने वाला है। ठीक है ना, इसका एरर भी शुमार हो रहा है और इस वाले का एरर भी शुमार हो रहा है। दैट इज, ठीक है, बताइएगा, क्लियर हुई, क्लियर है। चले जी। अच्छा, अब देखें, अच्छा तो समीर योर आंसर। बेटा अब अगर बिल्कुल शुरू से समझ नहीं आ रहा तो तुमने थोड़ा सा शुरू में बोल देना था, मैं काफी आगे बढ़ चुका हूँ। ठीक है, फिर भी इन केस स्टिक टू द लेक्चर, गो थ्रू द लेक्चर वंस अगेन, एक दफा दोबारा देखना। जब हम इसके मैथमेटिकल क्वेश्चंस पर आएंगे तो थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक सेंस। ठीक है, फिर भी अगर नहीं बनता तो वील सिट टुगेदर ऑन वेंसडे। ठीक है, होपफुली बारिश ना हो उस दिन, खैर हुई तो अभी भी नहीं है, बट स्टिल होपफुली उस दिन हम कॉलेज में हो, तो विल सिट टुगेदर ऑन वेंसडे और फिर मसला हल करेंगे, राइट। चलें जी, लेकिन स्टिक टू द क्लास। अभी आगे मैथमेटिकल जब क्वेश्चंस आएंगे तो इट विल स्टार्ट टू मेक सेंस। स्टार्टिंग पार्ट्स का थोड़ा सा बोरिंग है, आई नो दैट। अच्छा, हम रूल देख रहे हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से मुराद ये है कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग टू थिंग्स, ठीक है, सेम रूल फॉलो होगा। अच्छा, वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि इफ टू और मोर values are multiplied, the error ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, the error in their answer, आंसर एज इन जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके वैल्यू आ रही है उसका आंसर, आंसर इज always in a fractional form and sum of fractional errors of individual values। अच्छा, ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हुई होगी ना, तो यहाँ ध्यान दो। मैंने कहा वही एक्स और वाई की वैल्यू कि z was x मल्टीप्लाई बाय y। अब z को तो मैं निकाल लूंगा बहुत आसानी से। अगर मैं डेल z निकाल रहा हूं,
अगर आप लोग कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करना छोड़ देना, पहले यहाँ ध्यान दें। डेल जी अब आपके पास कितने स्टेप्स में निकलेगा वो देखो। सबसे पहली चीज है कि व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एनीथिंग, आपके पास डायरेक्टली एब्सोल्यूट नहीं आएगा, आपके पास फ्रैक्शनल एरर आएगा, और उस फ्रैक्शनल एरर से आप एब्सोल्यूट या फिर परसेंटेज दोनों तरफ जा सकते हैं। जैसे हम एरर की कैलकुलेशन करेंगे कि डेल जी ओवर जी, जी क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकाली है, इज इक्वल्स टू डेल एक्स ओवर एक्स फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस डेल बाय ओवर बाय। तो ये आपके पास फ्रैक्शनल ऑफ c है, ये फ्रैक्शनल ऑफ x है, और ये आपके पास फ्रैक्शनल ऑफ y। अभी भी हम इनको ऐड कर रहे हैं, हम अभी भी ऐड कर रहे हैं, बट द डिफरेंस इज पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड किया था। लुक एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड किया था और आंसर भी एब्सोल्यूट के ही फॉर्म में आया था। नाउ वी आर एडिंग दी फ्रैक्शनल एरर्स और आंसर भी फ्रैक्शनल के फॉर्म में ही आएगा ना। हमें एब्सोल्यूट चाहिए होता, ठीक है, तो एब्सोल्यूट किस तरह निकाल सकते हैं। मैंने कहा हमारे पास जो एरर आ रहा है, हमारे पास जो एरर आ रहा है दैट इज डेल जी ओवर जी, इस तरह डेल एक्स ओवर एक्स प्लस डेल बाय ओवर बाय। दिस इज द रूल। डिवाइड भी हो रहे थे, एक्स बाई वाई भी हो रहा था, एक्स डिवाइड बाय वाई भी हो रहा होता, तब भी यही रूल फॉलो होता। अब देखो इसमें से ये ओनली दिस डेल जी, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। तो मुझे अपनी जहानत का इस्तेमाल करके बताओ, इफ यू वर सपोज टू फाइंड आउट डेल जी फ्रॉम दिस फ्रैक्शन, कैसे करते। मैथ्स इस्तेमाल करो, इस फ्रैक्शन में से यू आर ओनली सपोज टू फाइंड आउट दैट न्यूमरेटर। उसको सब्जेक्ट बनाओगे। सब्जेक्ट किस तरह बनाओगे, सब्जेक्ट इस तरह बनाओगे कि तुम इस वैल्यू को, z की वैल्यू को इधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दोगे, भाई आ जाएगा आंसर। अब कैसे, डेल जी would be del x over x plus del y over y multiply by c. Now since this is confusing, तो पहले इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक, देखो हम जो वैल्यूज लेकर के चल रहे थे ना, मैं उससे ही आंसर निकालूं। मैंने कहा द वैल्यूज वर लेंथ थी मेरे पास x 9.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, विड्थ या वट एवर आप उसको बोलो, दैट वाज 6.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और हमसे कहा गया कि द एरिया इज x मल्टीप्लाई बाय y। कैलकुलेटर्स हाथ में रखना, ठीक है। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, आई कैलकुलेट द एरिया इटसेल्फ, दैट इज x इंटू वाई, दैट इज 9.4 प्लस माइनस सॉरी 9.4 मल्टीप्लाई बाय 6.2। मतलब वैल्यू निकालते वक्त सिर्फ वैल्यू को ट्रीट करेंगे, इस वक्त मैं एरर्स को कंसिडर नहीं कर रहा। मुझे ए की वैल्यू चाहिए थी, मैंने एक्स और वाई की वैल्यू लिखी है। जब मैं एरर्स ट्रीट कर रहा हूँ तो मैं इसकी एरर की वैल्यू लिखूंगा। तो बेटा मुझे अपने जागने का सबूत दो, इस तरह के आंसर बता दो जरा जल्दी से। 9.4 मल्टीप्लाई बाय 6.2 क्या आंसर आ रहा है। फिफ्टी 58.28 आ रहा है, 58.3 कर देते हैं इसको, ठीक है ना। मैंने कहा 58.3। अच्छा मैंने अभी कहा था कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स का एंड डेसिमल प्लेसेस का रूल होगा,
मतलब ट्रीटमेंट होगी वो पहले एक कैलकुलेशंस पे हमारी ग्रिप आ जाए, तब जाकर के मैं आपको सिखाऊं बताऊंगा कि व्हाट हाउ टू ट्रीट के कितना 58.28 ही रखना था या 58.3 करना है या इसको 58 छोड़ना है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बाद में, पहले कैलकुलेशन समझनी है। ये हो गया। अब मेजर पार्ट पर आ रहे हैं, सबने ध्यान देना है इधर। देखो, डेल ए निकालना है, मुझे पता है कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आए। फ्रैक्शनल फॉर्म किस तरह होगा, डेल एक्स ओवर एक्स, मतलब लेंथ का जो भी एरर था मेरे पास, ठीक है, प्लस डेल वाई ओवर वाई। सही है। कैसे होगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 9.4। एक दफा देखना बेटा, ये डेल एक्स था, ये इधर आया, ये एक्स था, ये इधर आया। इसी तरह 0.1 यहाँ आ जाएगा, 6.2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो यू गो बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 6.2। अब देखो ये पूरा जो आपने सॉल्व किया ना, ये वाला हिस्सा, दिस विल गिव यू द टोटल फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन योर आंसर। यहां से आई कैन गो इन टू डिफरेंट पाथवेज। पहला, अगर मुझे चाहिए एब्सोल्यूट आंसर, तो मैं एब्सोल्यूट इस तरह निकालूंगा कि मैं इस पूरे फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन की वैल्यू बताना जरा बच्चों, मुझे एक फ्रैक्शन को सॉल्व करके, सिर्फ इतना फ्रैक्शन सॉल्व करके दे दो, कैलकुलेटर में वैल्यू डालो, सिर्फ ये फ्रैक्शन की वैल्यू सॉल्व करके दो। अच्छा, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, डेसिमल्स में बता देते, डेसिमल्स में कर लिया करो। फ्रैक्शन बता रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि मतलब, अच्छा ये होता है कि बाजू का सवाल में लिखा होता है कैलकुलेट द फ्रैक्शन, तो हम उसको डेसिमल्स में रख सकते हैं। क्योंकि ये इंटरमीडिएट वैल्यू थी ना, तो मैंने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थोड़े से ज्यादा रखे। बेटा इसको मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, ये फ्रैक्शनल वैल्यू थी, दिस वाज द फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये पूरा फ्रैक्शन जो है वो आपके पास ये वाली वैल्यू है। इसको मैंने ए को इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया। किस तरह करूंगा, ये पूरी वैल्यू थी 0.0267 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी दैट वाज 58.3। ठीक है, तो इसको मैंने 58.3 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 0.0267 मल्टीप्लाई बाय 58.3, ये आ गया 1.55, जिसको मैं 1.6 लिख दूंगा, 1.6। अच्छा, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अगर यहां से मुझे परसेंटेज एरर पे जाना होता, तो बेटा परसेंटेज एरर के लिए मैं क्या करता, इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, वहां पे मुझे ए की जरूरत पड़ती नहीं। ठीक है, तो मैं यहां से वो मेरे पास वैल्यू आ जाती 2.7%। सही है, तो ये हमने निकाला एब्सोल्यूट में या फिर उसमें। अब अगर एग्जामिनर मुझसे बोलता है कि अपना फाइनल आंसर दें एब्सोल्यूट के अंदर, तो मैं किस तरह लिखता है इसको, मैंने लिखा 58.3 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एग्जामिनर बोलता है परसेंटेज की फॉर्म में दें, तो मैं लिखता 58.3 प्लस माइनस 2.7% सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बात, ये कैलकुलेशन समझ में आई आप लोगों को? अरे बच्चों, बात समझ में आई, गुड है। चलो, थके तो नहीं है ना आप लोग?
आनिया बेटा पहले रूल समझ लो, मैथमेटिक्स पे थोड़ी सी ग्रिप ले लो, फिर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस बताता हूँ। देखिए मैं वैसे आपको जनरली बता देता हूँ जल्दी से, लेकिन अभी हम भले से उसके ऊपर फोकस नहीं करते, कंफ्यूजिंग हो जाता है, डबल डबल अगर चीजों को देखेंगे तो मैं इस तरह समझाता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा। ये आई एम नॉट गोइंग टू हाइब्रो ऑल्सो। अच्छा, तो जो वैल्यू है ना, देखो गौर से सुनना, मैं इसको तरीके से लिखवाऊंगा लेकिन मैं फिर भी तुम्हें जल्दी से बता रहा हूँ। वट एवर द वैल्यू इज, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स रॉ डेटा की वैल्यू से मैच होंगे, इसके एरर के सिग्निफिकेंट फिगर्स एरर से मैच होंगे। मतलब यहाँ पे द रॉ डेटा इज इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे आई एम अलाउड टू राइट इन टू प्रेफरेबली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉट इन 4, नॉट इन 1। अगर यहाँ पे 2 थे तो 2 या 3, एक ज्यादा। इसी तरह बेटा ये रॉ डेटा के अंदर एरर इज इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फाइनल आंसर में दी एरर, चाहे वो परसेंटेज में हो चाहे वो एब्सोल्यूट हो, वुड बी 1 और 2। ठीक है, तो मैंने 2SF में लिखा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मैच डायरेक्टली फ्रॉम द रॉ डेटा। डेसिमल प्लेसेस यहां से मैच होंगे, जितना डेसिमल प्लेस इसका है उतना ही डेसिमल प्लेस इसका भी होना चाहिए। अगर ये है 2.7 और ये एग्जैक्ट 58 आ रहा होता तो मैं इसको लिखता 58.0। 2.7 मुझे डेसिमल प्लेस मैच करना, ठीक है। 2.7 किधर से आया मेरे बच्चा? अच्छा, मैं एक दफा दोबारा इस कैलकुलेशन को समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। देखें बेटा, मेरे पास एक वैल्यू थी x, एक वैल्यू थी y, 9.4 प्लस माइनस 0.1, 6.2 प्लस माइनस 0.1, ये लेंथ एंड विड्थ थी एक किसी भी चीज की। मुझे एरिया कैलकुलेट करना था। एरिया मैंने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने 9.4 मल्टीप्लाई बाय 6.2 किया। बचपन से जैसे एरिया कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं वैसे आपने एरिया कैलकुलेट कर दिया। अब बारी थी इस एरिया के अंदर एरर कैलकुलेट करने की, एक्सेप्टेबल रेंज मालूम करने की। तो वो रेंज आपने किस तरह मालूम की? अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल ऑफ एरर्स, कि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी उनका एरर एब्सोल्यूट फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में निकलता है, विच इज द फ्रैक्शनल सम ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज। 3-4 और वैल्यूज होती ना, सबको ऐड कर देते। यहां से ये फ्रैक्शन मैंने कैलकुलेट किया था 0.0267। अगर मैंने इसको a से मल्टीप्लाई कर देना था, a इधर ले जाकर के, तो ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आता विच वाज 1.6। मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, बेटा 100 से मल्टीप्लाई करता ये आता 2.67, मैंने इसको 2.7 लिख दिया राउंड ऑफ करके। क्लियर हुई बात? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखो, मतलब मैथमेटिकल एग्जांपल नहीं, मैं तरीकेकार बता रहा हूँ आपकी स्टडी करके। देखो फॉर एग्जांपल, मतलब मैं इसमें वैल्यूज नहीं डाल रहा, मैं जनरली आपको एरर की यूज समझा रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, आपको मास गिवन है उसकी अनसर्टेनिटी के साथ, ठीक है। एक क्यूबोइड है, क्यूब है, व्हाटसोएवर द ऑब्जेक्ट इज। आपको लेंथ गिवन है, लेंथ की अनसर्टेनिटी के साथ। आपको विड्थ गिवन है, विड्थ की अनसर्टेनिटी के साथ। आपको हाइट गिवन है, हाइट की अनसर्टेनिटी के साथ। आपसे डेंसिटी मांगी है, डेंसिटी की अनसर्टेनिटी के साथ, ठीक है ना। आपसे डेंसिटी मांगी है, डेंसिटी की अनसर्टेनिटी के साथ। अब देखें, डेंसिटी हमारे पास कैलकुलेट होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड सिंस मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, मैं वॉल्यूम को सेपरेटली सॉल्व करूंगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे निकालना होगा तो पहले मैं ये से वॉल्यूम कैलकुलेट किया, इस वॉल्यूम को उठा करके यहाँ लिखा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम किया और किया। व्हाट अबाउट द अनसर्टेनिटी? पहले मैं वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी निकालता, उसको फिर जब मैं यहाँ पे ट्रीट करता तो मैं मास और वॉल्यूम के साथ डेंसिटी की अनसर्टेनिटी निकालता, ठीक है।
नाउ ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिएगा हाउ दिस रूल वर्क्स। दिस रूल इज वेरी वेरी फीजिबल रूल। क्या मैं डेंसिटी को यूँ लिख सकता हूँ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा मैंने ब्रेथ लिखा था तो मैंने ब्रेथ ही यूज करता हूँ, इनटू हाइट। आई कैन राइट दिस, राइट। अब अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी होती डेंसिटी की, तो वैल्यू डालता कैलकुलेटर में, एक स्टेप के अंदर मेरे पास अनसर्टेनिटी आ जाती, वैल्यू आ जाती डेंसिटी की। अब अनसर्टेनिटी किस तरह निकलेगी बेटा, हमने बोला इफ थिंग्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइड, हमने ये नहीं बोला मल्टीप्लाइड अलग एंड डिवाइड अलग, एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन दे फॉलो द सेम रूल, दे कैन ट्रीटेड एंड कैलकुलेटेड, मतलब एक साथ एक ही गो के अंदर। किस तरह, देखो अगर मुझे अनसर्टेनिटी निकालनी है डेंसिटी की, तो ये तो मुझे पता है कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगी। फ्रैक्शनल फॉर्म में क्यों आएगी, बिकॉज इट इज द रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, किस तरह आएगी बेटा, मैं एक साथ सारी चीजें लिख सकता हूं, प्लस एल ए ओवर ए प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू प्लस डेल एच। बेटा ये पूरा फ्रैक्शनल आ गया, ठीक है। इसी को आप इस तरह कर देते कि आप यहां से डेंसिटी को हटा के यहां मल्टीप्लाई कर देते पूरे फ्रैक्शन से, तो ये आ जाता आपके पास एब्सोल्यूट फॉर्म में। और इसी को आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाता आपके पास परसेंटेज फॉर्म। तो irrespective of the fact कि which of the quantity is being multiplied or divided, if they are being multiplied or divided, तो बेटा आप सिंपली इनके फ्रैक्शन को ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या न्यूमरेटर में क्या डिनोमिनेटर में, थोड़ी पता, मैं डायरेक्टली ऐड किया डायरेक्टली आंसर। तो दिस रूल इज अ वेरी फीजिबल वेरी फ्रेंडली रूल। समझ में आया, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर ले इसका, या चले एक आखिरी रूल पढ़ लेते हैं उसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, थके तो नहीं ना आप लोग, आखिरी रूल पढ़, आखिरी रूल है, ठीक है। The last rule that is for constants coefficients and powers एक साथ कर रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास पावर्स हों, कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हों, कोएफिशिएंट्स हों, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं फिर गौर से देखिएगा बेटा, डायरेक्टली एग्जाम्पल से करवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फॉर्मूला है एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, या सिमिलरली देयर इज अ फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम which is 4/3 by r क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूलाज में अगर आपको रेडियस गिवन हो, इफ द रेडियस इज गिवन, ठीक है, मैंने कहा रेडियस गिवन है और हमसे ये दो चीजें मांगी जा सकती हैं, जैसे कि रेडियस आपके पास गिवन है डेल आर, इस तरह करके। तो अब एक मसला है, मसला ये है कि यहाँ पे लगा हुआ है पावर, सॉरी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे लगा हुआ है ये कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ लगी हुई ये पावर, यहाँ लगी हुई ये पावर। तो हाउ टू ट्रीट पावर एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो पहले जो सादा लफ्जों में हम कहते हैं ना उसको सुने, फिर उसके पीछे की लॉजिक बताता हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म है, इट इज नथिंग डिफरेंट, ये वही रूल फॉलो हो रहा है जो मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल ये फॉलो हुआ था कि हम इसका फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम पाई को कर देंगे इग्नोर बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ पे 4/3 पाई को इग्नोर कर देंगे।
अच्छा, फॉर स्क्वायर जो पावर है वो नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड डेल आर ओवर आर, सिंपली फ्रैक्शनल फॉर्म में निकालो। सेम केस अगर तुम यहाँ निकालते डेल वी ओवर वी, तो ये पूरा 4 पाई अपॉन 3 कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ये पावर नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेल आर मतलब फ्रैक्शनल ही निकलेगा। तो देखा जाए तो रूल आपके पास तकरीबन वैसे ही है, बिल्कुल जो मल्टीप्लिकेशन के लिए था, बस फर्क ये कि जो पावर है आपने उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है, देखिए रट्टा नहीं लगाना है, देख लेते हैं रीजन। अगर मैं इसको इस तरह सॉल्व करता कि ये फॉर्मूला है, क्या मैं लिख सकता हूँ आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे टू थिंग्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, आर एंड आर आर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो हमें पता है कि व्हेन टू थिंग्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड तो उनकी एरर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में निकलता है, और वो इस तरह निकलता है डेल आर ओवर आर प्लस डेल आर ओवर आर, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं इसलिए हमने इसको ट्वाइस करके लिख दिया था। यहाँ पर ये होता डेल आर ओवर आर प्लस डेल आर ओवर आर प्लस डेल आर ओवर आर, तो वो 4 दफा 3 दफा उसकी अकरेंस है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया था। तो देयर इज नो सच मैथमेटिकल रूल कि भाई पावर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, आसान याद रखने के लिए बोल देते लॉजिक इज दिस। व्हाट अबाउट पाई, बेटा ये जो पाई था ना, ये एरर से भी मल्टीप्लाई हुआ था, ये पाई वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हुआ था, सिंपली ये कैंसिल आउट। तो जो हमने यहाँ पे बोला इसको इग्नोर कर देंगे, हमने एक्चुअली इग्नोर नहीं किया था, इट वाज मल्टीप्लाइड बाय द एरर न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर साइमल्टेनियसली, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, इवेंचुअली आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो दिस इज सिंपली वही मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, बस पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसकी एक एग्जाम्पल देखो कि लेट्स से वही डेंसिटी वाली एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ, लेकिन डेंसिटी में थोड़ा सा वहां पे मैंने कहा कि डेंसिटी इज गिवन एज मास ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह में दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे रेडियस गिवन हो और मुझे मास गिवन हो तो हमें बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि यार पहले वॉल्यूम निकालूंगा फिर मास निकालूंगा, नहीं, दैट्स सिंपल। अगर आपने एरर निकालना है तो आप फ्रैक्शनल फॉर्म में एरर निकलेगा, भाई आसान है ना, हर एरर फ्रैक्शनल फॉर्म में निकल जाए सिवाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। हर एरर ऐड हो रहे, सब्ट्रैक्ट कोई नहीं होगा, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड करते हैं, बाकी सब में ऐड भी फ्रैक्शनल करेंगे, आंसर भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा। तो रूल्स तो सिमट के एक जैसे हो गए, मैंने लिखा डेल एम ओवर एम प्लस ट्वाइस ऑफ डेल आर ओवर आर। देखो कैसे सॉल्व किया, इसमें ये कांस्टेंट था, इसको हटा दिया, ये मल्टीप्लाई एंड ये डिवाइड हो रहा था, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। क्यूब सिर्फ आर के ऊपर था, तो सिर्फ आर की वैल्यू को मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, सिंपली एक स्टेप के अंदर आपके पास एरर आ गया, ठीक है। बच्चों यहां तक मुझे बताओ क्लियर है? एक से दो एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, फिर आई नो थके हुए हो गए, मेरी मेहनत भी ज़ाय हो जाएगी, तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करवा के मतलब एक से दो। चलें बच्चों, कैलकुलेटर्स प्लीज हाथ में रखना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 2 पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास स्टेट्स दैट a thermometer can be read to an accuracy of ±0.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टू एन एक्यूरेसी ऑफ मतलब इसका जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज ±0.1 डिग्री सेल्सियस। उसने बोला दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अ टेम्परेचर राइज फ्रॉम 40 to 100, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर राइज। तो यूं समझ लें कि उसने आपसे क्या मांगा है, उसने आपसे मांगा है चेंज इन टेम्परेचर प्लस माइनस द एरर
बट इन परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज इन एरर निकालते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप थोड़े से जज्बात में बह गए। देखते हैं, आपके पास T1 इज 40, T2 इज 100, लेकिन हम इस बात को क्यों भूल गए कि इट इज एक्यूरेट अप टू 0.5। तो दिस वाज 0.5 एंड 0.5। मैंने चेंज इन टेम्परेचर निकाला, दैट वाज 100 माइनस 40, 60 था। ठीक है, लेकिन अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर का एरर निकालूंगा तो बेटा जब दो चीजें सब्ट्रैक्ट की जाती हैं तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है। तो ये आंसर होगा आपके पास 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1%। तो सबसे पहले जो चेंज इन टेम्परेचर आपके पास आ रहा है दैट इज 60 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम ये वाला स्टेप भूल गए कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरर्स ऐड हो जाएंगे। अब इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, दैट वुड बी 1 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास आंसर आ रहा होगा 1.7%। आएगा समझ में? क्लियर है बच्चों? दिस इज हाउ वी डू इट। ठीक है, अब अगला सवाल, सिंपल सा सवाल अगला करवा रहा हूँ। ये बिल्कुल वही वाली एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आप लोगों को करवाई थी। ठीक है, we do have the recording of this lecture, don't worry. Is it, why did you miss the big chunk of this class? नाश्ता करने चले गए थे क्या? ऐसे सीन में होता है यार, छुट्टी उट्टी हो गई, मौसम अच्छा है, लेट्स गो फॉर हलवा पूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल चेक कीजिएगा, वो कहते हैं द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग ऑफ मास इन लीनियर डिमेंशंस ऑफ द ब्लॉक। द टेबल शोज द रिजल्ट ऑब्टेन टुगेदर विद देयर अनसर्टेनिटीज। ठीक है, आपके पास ये वाली वैल्यू है। अब देखो, अगर अभी हमने वो फैक्टर यूज नहीं किया होता तो मोस्टली स्टूडेंट का रिस्पॉन्स इस पे ये होता है कि डेंसिटी इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, एंड वॉल्यूम इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर ये लॉजिक लेकर के चलता ना तो पहले मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होता और फिर डेल वी अलग से निकालना होता, फिर ये वैल्यू मुझे यहाँ रखनी पड़ती और डेल एम और डेल वी को अलग अलग ट्रीट करना पड़ता। तो अच्छा देख लीजिए, ये थी कैलकुलेशन। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। चले, तो मैंने कहा हम हार्ड नहीं, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क, अच्छा आगे और सवाल पढ़ लेते हैं। द डेंसिटी इज कैलकुलेट टू बी 2.5 ग्राम्स। अच्छा मजेदार बात यह है कि उसने डेंसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, उसने डेंसिटी कैलकुलेट करके दी हुई है और मुझसे सिर्फ एरर मांगा है। तो देखो मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगा, आई वोंट फॉलो दिस वन। मैंने कहा हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि मैं डायरेक्टली इस वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम का फॉर्मूला रिप्लेस कर दूं। अब आई नो दैट देयर आर 4 क्वांटिटीज विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। तो यहां जो एरर निकलेगा वो एब्सोल्यूट फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में निकलेगा। डेल एम ओवर एम प्लस डेल एल ओवर एल प्लस डेल बी ओवर बी प्लस डेल एच ओवर एच। राइट, अब वैल्यूज पुट इन कर दो। आपके पास डेल एम एम इस तरह करके रखोगे, 0.1 डिवाइडेड बाई 25। अच्छा यूनिट्स कन्वर्जन वगैरह के हवाले से बात सुनना कि अव्वल तो बात यह है कि मुझे कन्वर्जन करने की जरूरत है नहीं।
अगर मैं इसको करूंगा 10⁻³ तो मैं इसको भी करूंगा 10⁻³, दोनों को केजी में कन्वर्ट करूंगा। तो वाइल फाइंडिंग आउट द फ्रैक्शन कन्वर्ट की जरूरत नहीं है। दूसरा एमसीक्यूज के हवाले से, क्योंकि इसने ग्राम्स पर सीएल क्यूब में ही मांगा है, तो मैं कन्वर्ट वैसे भी नहीं करना मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका मास के लिए। फिर आ जाएगा आपके पास लेंथ 0.01 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 2.00। फिर आपके पास आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 1.00। अच्छा, आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू मांगी है, ठीक है, तो वाई नॉट, ये तो एरर आ गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास किस तरह आती है, आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते जो वैल्यू आपको यहाँ गिवन थी, दैट इज 2.5। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इतना बड़ा सा जो सवाल आपको नजर आ रहा है जिसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, ये आप कैलकुलेटर में एक दफा वैल्यू डालोगे और एक दफा आंसर निकालोगे। तो वंस यू एक्सेल द थिंग, वंस यू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर कैलकुलेटेड, आप एक दफा के अंदर ही वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे वैल्यू निकाल करके बताइएगा कितनी है, जल्दी से वैल्यू बताओ बच्चों। डू यूज ब्रैकेट्स कैलकुलेटर यूज करते वक्त, ठीक है। मतलब ये जो 2.5 है, ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें बाहर ब्रैकेट यूज करना प्लीज, ठीक है। गुड हो। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 0.05 grams per cm cube, right? So this is how the calculations are being done, ठीक है बच्चों। तो आई एम नॉट कैरिंग मच फॉरवर्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया है, इट इज़ हार्ड टू सॉल्व इतना ज़्यादा। तो आई बी शेयरिंग दिस रिकॉर्डिंग इन अ वाइल, ठीक है ना, थोड़ी देर में, पर इमीडिएटली नहीं आ जाएगा। जैसे ही आएगा मैं ग्रुप पे बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको यूट्यूब पे अनलिस्टेड अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को डाउनलोड वगैरह ना करना पड़े। सही है, हैवी फाइल होती है बहुत ज़्यादा, अगर मैं इसको ड्राइव पे डालूंगा तो बहुत हैवी हो जाएगा। तो मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, अनलिस्टेड डालूंगा, यू कैन हैव द एक्सेस टू द लिंक, ठीक है बच्चों। आज ही प्लीज इसको रिव्यू जरूर करना। मैं ये वर्कशीट भी शेयर कर देता हूँ, इसमें जितने डुएबल क्वेश्चंस होंगे वो मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो जितने क्वेश्चंस मैंने 2-3 करवाए, 2 करवाए शायद, उन 2 को ही आप लोग रिपीट कीजिएगा। फर्दर इसकी प्रैक्टिस, दिस टॉपिक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्लास वेंसडे इंशाल्लाह इन द कॉलेज हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करने के बाद, हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, we'll see the mathematical treatment of significant figures in decimal places। अपन हम पेपर 2 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है बच्चों। आप लोगों से मंडे को मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।